दौर कदीम का वो खित्ता जिसकी सरहदें पहाड़ों, दरियाओं और वसी मैदानों से घिरी हुई थीं, वहाँ एक खूबसूरत सल्तनत आबाद थी। इस सल्तनत का नाम नूरिस्तान था और इसका हुक्मरान दिल से आदिल और दिल से खुदा तर्स बादशाह नौमान बिन फैसल था। उसके दरबार में रोशनी ऐसी थी कि सब लोग इत्मीनान और अमन के साथ जिंदगी गुजारते थे। शहर के बाजार सुबह सवेरे से रौनक से भरते, बच्चे मुस्कुराकर खेलते और बुजुर्ग सदाएं देकर हिकमत की बातें करते। बादशाह नोमान के दरबार की सबसे मोहतरम चीज एक सुनहरी तराजू थी, जिसे लोग मोहब्बत से अदल का तराजू कहते थे। कहा जाता था कि तराजू में अल्लाह की बारीक बीनी का कुछ हिस्सा है। जो सच्चा होगा उसके पलड़े में वजन आएगा और जो झूठा होगा वो अपने गुनाह के साथ बेनकाब होगा। ये तराजू बादशाह के खानदान की नस्ल दर नस्ल हिफाजत में थी और हर फैसला में इसको मरकज़े हकीकत माना जाता था। एक सर्द सुबह बाजार में एक शोर उठा। एक बूढ़ी औरत जिसके चेहरे पर जमाने के नक्श थे और आंखों में बेबसी कसर के खारजी दरवाजे तक आई। वो हाथ जोड़कर बादशाह के दरबार में दाखिल हुई और जानुएं तड़पाते हुए कही, ए बादशाह वक्त, मेरी फरियाद सुनो। मेरे बेटे को बेकसूर कैद किया गया है। उस पर चोरी का इल्जाम है मगर वो मासूम है। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह नोमान ने नरमी से पूछा, मेरी बीबी, तुम बताओ तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? किसने उसे पकड़ा? औरत ने सिसक कर कहा, उसका नाम कामरान है। वो मछली बेचता था और हमारे गांव का सरपरस्त था, मगर पिछले महीने वजीर खजाने के खाने से सोना गायब हुआ। निगरानी में मेरी निगरानी न थी और मेरे बेटे को गरूर से पकड़ लिया गया। वजीर खजाना, जिनका नाम राशिद था, एक जमाने में बादशाह का करीबी साथी था। वो हिकमत में माहिर मगर दिल में कभी लालच ने जगह बना ली थी। जब खजाने की गिनती के दौरान कमी मिली तो राशिद ने अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी को कसूरवार ठहराना चाहा और किस्मत से कामरान उसी वक्त बाजार में था। राशिद ने कुछ गवाहों से कहा कि उसने कामरान को खजाने के करीब जाते हुए देखा। लोगों ने बात मुंह में मुंह फैलाई और एक सादा मछली फरोश को चोर कह दिया गया। बादशाह नौमान ने हुक्म दिया कि कामरान को जंजीरों में ला कर लाया जाए। वो दरबार में जुल्मत के साथ खड़ा हुआ, मगर उसकी आंखों में बेबसी के साथ एक वक़ार भी था। जब बादशाह ने पूछा तो कामरान ने साफ कहा, हुजूर, मैंने कभी किसी चीज पर हाथ नहीं डाला। मेरी रोजी मिट्टी और सच्चाई पर है। दरबार के एक तरफ राशिद ने बड़े दुख से अपनी बात दोहराई और चंद सरकारी मुलाजिम भी, जो उसके खौफ इख्तिदार में रहते थे, गवाही देने को तैयार हो गए। बादशाह ने आहिस्तगी से कहा, अदल का तराजू आज सब कुछ बता देगा। तराजू को दरबार के दरमियान रखा गया। पहले राशिद ने अपना वजन तराजू पर रखा। पलड़ा सिकेला सा झुका मगर धीरे धीरे बराबर रहा। फिर कामरान को आम लोगों की तरह बुलाया गया। कामरान ने डरते डरते हाथ जमाए और कहा, मैं बेकसूर हूं। जैसे ही उसने अल्फाज कहे, तराजू ने एक अजीब हरकत की और उसके पलड़े की तरफ झुक गया। सब हैरान रह गए। बादशाह ने राशिद की तरफ देखा, क्या तुम्हारी आंखें और दिल सच्चे हैं? राशिद के अंदर झंझलाहट के साथ पहले तो इनकार था, फिर अंदर की सच्चाई ने आहिस्तगी से जुबान पकड़ी। हुजूर, इसने कहा कि मैंने खजाने में कमी देखी थी और मैं शर्मिंदगी से बचने के लिए इल्जाम लगा बैठा। दरबार में घबराहट की लहर दौड़ गई। राशिद के चेहरों पर पसीना छलक आया। बादशाह ने सख्त मगर मेहरबान लहजे में कहा, तूने जुल्म किया है और जुल्म का अंजाम रुसवाई होता है। मगर बादशाह नोमान ने फौरन ये फैसला नहीं किया कि राशिद को सख्त सजा दे दी जाए। उसने कहा, अदल सजाएं भी देता है और सबक भी। तू वजीर रहा है और तुझे खजाने की हिफाजत का फरीजा सौंपा गया था। अब जो कुछ करना चाहिए वो ये कि तू अपनी गलती का एतराफ़ करे, अवाम से मुआफ़ी मांगे और इस नुकसान की तलाफ़ी के लिए अपनी जायदाद से खजाने में वापसी करे। अगर तलाफ़ी मुमकिन ना हो तो क़ज़ा करेगा जो कानून कहे। राशिद ने लेट कर सर झुकाया और इल्तिजा के आंसू बहाए। उसके बाद बादशाह ने एलानिया तौर पर एक तहकीकी कमेटी बनाई, जिसमें ताजदार के उलमा, बुजुर्ग और नुमाइंदे शामिल थे, ताकि मालूम किया जाए कि खजाने में कमी कैसे हुई। इस कमेटी ने शहर के सभी दस्तावेजात और गवाहों को समझाला। कामरान की सच्ची जिंदगी, उसकी रोजी, उसके मेहनत और गवाहों की सच्चाई ने साबित किया कि वो बेकसूर है। आखिर में पता चला कि राशिद ने खुद खजाने से रकम निकालकर कुछ लोगों को रिश्वत दी थी ताकि अपनी ज़ाती तजारत में बढ़ोतरी करे, मगर उसकी चालबाजी तराजू की हकीकत के सामने बेनकाब हो गई।
बादशाह नौमान ने सबको जमा किया और ऐलान किया कि अदल सिर्फ सजा देना नहीं, वो इंसानों को सच्चाई की तरफ वापस लाना भी है। उसने राशिद से कहा कि वो सब रकमें वापस करे, आवाम से मुआफ़ी मांगे और आइंदा के लिए ख़जाने की निगरानी के नए उसूल बनाए जाएं। राशिद ने शर्मिंदगी के साथ ये सब कुछ कबूल किया। बादशाह ने उसे अदालत के हुक्म से सज़ा दी, मगर सज़ा ऐसी कि राशिद को अपनी गलती का दायमी एहसास रहे। वो आवामी खिदमत में लगा दिया गया ताकि वो अपनी गलत कारी का कफ़ारा अदा करे और लोगों की खिदमत से इबरत पाए। इस वाक़े ने पूरे शहर में एक नई रविश मुतारुफ करवाई। नंबर 1, ख़जाने की शफाफियत के लिए खुली गिनती। नंबर 2, हर सरकारी ओहदे के लिए बाकायदा एहतिसाब। और नंबर 3, अदल व इंसाफ के लिए अवामी शिकायत का फ़ौरन हल। और वही अदल का तराजू अब सबके सामने रख दिया गया ताकि कोई भी फैसला छुपा न रहे। साल गुजरते गए। कामरान ने दोबारा अपनी मेहनती ज़िंदगी शुरू की और उसकी ईमानदारी लोगों के लिए मिसाल बन गई। राशिद, जो पहले ताकत और लालच का पुजारी था, अब अवाम की खिदमत में मसरूफ़ हो गया और अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए बुजुर्गों के मशवरे मानता। बादशाह नौमान अपने ओहदे पर मज़ीद नेक नियति से फायज़ रहा। वो न सिर्फ सज़ा देता बल्कि लोगों को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करता। पुराना वक्त जब कभी किसी को याद आता तो वो अदल का तराजू और बादशाह नौमान की कहानी सुनाता। बच्चों को ये नसीहत दी जाती कि सच्चाई इख्तियार करो, क्योंकि सच की रोशनी अंधेरे को मिटाती है। बुजुर्ग नसीहत करते कि अदल वो आईना है जो दिल की पाकीज़गी दिखाती है, और बादशाह की नस्लें आने वाली नस्लों को यही सबक देती रहीं कि इंसाफ की हुक्मरानी में कौमें ताबनाक होती हैं। आखिर में एक दिन जब बादशाह नौमान ने ज़िंदगी के आखिरी अय्याम महसूस किए तो वो अपने तख्त के करीब बैठा और कहा, मेरे बच्चों, सल्तनत का असल ख़जाना वो नहीं जो संदूकों में पड़ा हो, बल्कि वो है जो लोगों के दिल में इज्जत और इत्मीनान बाकी छोड़ जाए। इस बात ने लोगों के दिलों में गहराई पैदा की। बादशाह के इंतकाल के बाद भी उसका नाम अदल की अलामत बन गया और अदल का तराजू हर दरबार और अदालत का लाजमी हिस्सा रह गया। सबक आखिर, अदल सिर्फ कानून की अमलदारी नहीं, वो दिलों की सफाई, गुलामी से निजात और इंसानों के दरमियान अमन की ज़मानत है। जो मुआशरा इंसाफ पर कायम होता है वही हकीकी मानों में खुशहाल होता है।